Assalamualaikum. Welcome again to the next topic और lecture of magnetism. तो बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इनफैक्ट जो हमारे लास्ट फ्यू लेक्चर्स थे उनमें जो हमारा टॉपिक रहा वो रहा कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड दिया है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्जड पार्टिकल एंटर करता है तो उस चार्जड पार्टिकल का जो पाथ है ना वो कैसे रहेगा, कौन सा पाथ एक चार्जड पार्टिकल फॉलो करेगा जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमने ये सीखा कि चार्जड पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करता है, ये डिसाइड या ये डिपेंड करता है कि ये जब चार्जड पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा ये कौन से एंगल पे एंटर करता है। जिस एंगल पे ये एंटर करेगा उसी हिसाब से बेटा ये पाथ भी फॉलो करेगा। मतलब जो ट्राइजेक्ट्री है चार्जड पार्टिकल की या जो पाथ है चार्जड पार्टिकल का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो डिसाइड करता है कि ये चार्जड पार्टिकल कौन से एंगल पे एंटर करता है। जैसे हमने सीखा है कि अगर ये 0 डिग्री या 180 डिग्री पे एंटर करता है तो इसका पाथ जो है होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है तो इसका जो पाथ रहता है दैट ऑलवेज रिमेन स्ट्रेट लाइन। ठीक इसी तरह अगर ये 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो इसका जो पाथ है बेटा वो सर्कुलर रहेगा और सर्कल में मूव करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। अब अगर 0 डिग्री 180 डिग्री या 90 डिग्री को छोड़ के कोई किसी दूसरे एंगल पे एंटर करता है तो फिर उस केस में इसका जो पाथ है दैट विल बी हेलिकल। हेलिक्स, ये एक हेलिक्स में चला जाता है, हेलिकल पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस क्लासेस में ये सारी डिटेल्स या ये सारी चीज़ें बेटा हमने एनालाइज की हैं, हमने अच्छे से ये सीखा है। और आज के इस क्लास में या आज के इस लेक्चर में बेटा इसी टॉपिक के रिलेटेड एक और चीज़ हमको पढ़नी है। इनफैक्ट आज का जो लेक्चर है ये मान लो ये प्रीवियस क्लासेस की एप्लीकेशन है। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि कौन सा पाथ फॉलो करता है चार्जड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम आज का जो क्लास है ना बेटा ये क्लास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। इनफैक्ट आज के क्लास में हमें बेटा पढ़ना है साइक्लोट्रॉन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये साइक्लोट्रॉन जो है ना बेटा हम पढ़ेंगे ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है और कैसे वर्क करता है, जो भी थ्योरी या जो भी वर्किंग या जो भी प्रिंसिपल या जो भी मैथमेटिक्स में आएगी वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है ना बेटा ये एप्लीकेशन है हमारे प्रीवियस क्लासेस की, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बेटा ये साइक्लोट्रॉन है। सो दिस साइक्लोट्रॉन इज नॉट डिफरेंट, it's not a separate topic, no, it has a very important relation with our last lectures। जो लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा है उन्हीं लेक्चर्स को यूज करके हमें साइक्लोट्रॉन सीखना है। हम सीखेंगे ये साइक्लोट्रॉन क्या होता है और ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है। ठीक है बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है आज दैट इज साइक्लोट्रॉन। हम बेटा पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा आपने पढ़ा है यू हैव डिस्कस्ड वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसी तरह हमें बेटा डिस्कस करना है साइक्लोट्रॉन। आगे जाके और भी कुछ डिवाइसेस हम बेटा स्टडी करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर हमको पढ़ना है या कुछ और चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। फिलहाल जो हमारे आज इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा बेटा दैट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात हम देखेंगे ये साइक्लोट्रॉन होता क्या है। हाँ बेटा, सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन कौन सी डिवाइस है, इसका क्या काम है, ये क्या काम करती है। तो बेटा मैं एक जनरल आपको एक जनरल पॉइंट बताता हूं कि जब भी आप कोई डिवाइस स्टडी करेंगे ना तो डिवाइस फिजिक्स में स्टडी करने के लिए हम 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आप हर एक डिवाइस में सीखेंगे वो ये होता है कि ये जो डिवाइस आप स्टडी कर रहे हैं इसका काम क्या है, ये क्या करती है। मतलब बेसिक पर्पस ऑफ दिस डिवाइस, बेसिक डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन या बेसिक यूज ऑफ दिस डिवाइस वो क्या है। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। मान लो अगर हमें मार्कर पढ़ना है फिजिक्स में, हमारा टॉपिक होगा मार्कर, तो पहली चीज जो हम पढ़ेंगे ना वो ये होगा कि ये मार्कर क्या चीज है, व्हाट इज दिस मार्कर एक्चुअली।
व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस मार्कर। सो पहली चीज हमें यही पढ़नी होती है। जैसे अभी साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक है। जब आपने ये चीज सीखी बेटा, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखना है हर एक डिवाइस के लिए, वो ये होता है कि फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। उसको हम बेटा नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस, ठीक है। जैसे मार्कर पहले हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि मार्कर क्या चीज है, तो दूसरी चीज जो फिजिक्स में हमें पढ़नी है ना इसके रिलेटेड, वो होता है प्रिंसिपल का मतलब होता है कि फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। अगर आपने ये चीज बनाई है पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है आपने इसको बनाने में, ठीक है। अगर ये वर्क करता है, ये कुछ आपका जो पर्पस है इस बॉडी का या डिवाइस का, ये पर्पस जो होता है ना बेटा, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये इसका जो भी फंक्शनिंग है, ठीक। नंबर नेक्स्ट, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब प्रिंसिपल सीख लिया कि फिजिक्स का कौन सा रूल अप्लाई होता है इसमें, इसके बाद हम बेटा पढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, कंस्ट्रक्शन में हम इसकी फिगर वगैरह बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट यूज हुआ है, उस हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। हर एक पार्ट का जो बेसिक आइडिया है वो बेटा अंडरस्टैंड करते हैं हम। मान लो अगर मार्कर की आपको डायग्राम बनानी है, कंस्ट्रक्शन बेटा इसकी डिस्कस करनी है, तो आप इसके पार्ट्स दिखाएंगे, हर एक पार्ट का क्या काम है वो दिखाएंगे, एक और जनरल सी फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, वो होता है बेटा वर्किंग एंड थ्योरी। अब चलो आपने ये भी देखा कि ये क्या करेगी, ये कौन सी डिवाइस है, आपने इसका प्रिंसिपल देख लिया, आपने इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो भी है सब कुछ देख लिया, तो बेटा लास्ट में आप क्या करते हैं, आप थ्योरी एंड वर्किंग पढ़ते हैं। मतलब अब ये जो आपके पास डिवाइस है ना, ये कैसे वर्क करता है, इसके बिहाइंड क्या थ्योरी है, फिजिक्स का जो प्रिंसिपल इसमें यूज होता है वो कैसे अप्लाई होता है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ये सारी चीजें, या जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है बेटा, वो सारी चीजें इसमें आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हर एक डिवाइस को स्टडी करने के लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले होता है बेटा, जो मैंने कहा कि सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन जो भी मतलब इसका बेसिक पर्पस है, जनरल यूज जो भी इस डिवाइस का है बेटा वो डिस्कस करते हैं। इस जनरल यूज के बाद हम बेटा इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और उस प्रिंसिपल के बाद हम बेटा पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब है बेटा कि इसकी एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा पार्ट यूज हुआ है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है, और हर एक पार्ट की इंफॉर्मेशन हम बेटा स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। और बेटा जो लास्ट में होता है दैट इज वर्किंग एंड थ्योरी, या थ्योरी एंड वर्किंग। अब ये तो नाम ही सजेस्ट करता है कि इसमें हम बेटा देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, और फिजिक्स की जो भी थ्योरी, जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो कैसे अप्लाई होता है इस डिवाइस में, ठीक है। तो ये जो है ना बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये प्रोसीजर या ये जो स्टेप्स मैंने आपको दिखाए, ये आप याद रखेंगे। कोई भी डिवाइस आपको अगर स्टडी करनी है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, इसी तरह आगे जाके आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, या जो भी है, मतलब जो भी डिवाइस आप फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, तो ये चार चीज़ें जो है बेटा, ये चार स्टेप्स जो हैं आप दिमाग में ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। हर एक डिवाइस में हम यही चीज़, यही प्रोसीजर, यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें फिजिक्स का कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, फिजिक्स की कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें बेटा यूज़ हुआ है। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम, इसके पार्ट्स, इसके जो भी मतलब फिगर वगैरह, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं थ्योरी की कॉन्सेप्ट कैसे इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब जो बेटा यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइक्लोट्रॉन। और एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है या साइक्लोट्रॉन की जो वर्किंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो वही है कि अगर एक चार्जड पार्टिकल एंटर हो जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, इसका जो प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन का जो प्रिंसिपल है, वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है। मतलब इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा,
वही बन जाता है फिर इस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। मैं डिटेल में सारी चीजें आपको बताऊंगा, पर फिलहाल मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ कि जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है वो सारी चीजें इस साइक्लोट्रॉन में बेटा जो है यूज होने वाली है। जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम फिर से यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, शाबाश। तो बेटा साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन होती क्या चीज है सबसे पहले ये देखेंगे, व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। तो बेटा इसके लिए आप याद रखेंगे ये एक ऐसी डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्जड पार्टिकल्स। मैं लिखूंगा, आई विल राइट दिस पॉइंट डाउन, ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्जड ब्रैकेट में लिखूंगा पॉजिटिवली। जनरली हम साइक्लोट्रॉन से पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्जड पॉजिटिवली पार्टिकल्स टू सफिशिएंटली हाई एनर्जीज, ये देखो बेटा, ये मैंने इस साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको बेसिक और जनरल इंफॉर्मेशन दी है। ये साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। अब चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का मतलब है कि ये चार्जड पार्टिकल्स को सफिशिएंट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हो, मान लो आपके पास अल्फा पार्टिकल है और आप चाहते हो कि ये अल्फा पार्टिकल बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करे, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इट विल मूव विद हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए आपके पास एक डिवाइस है बेटा जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो मतलब बेसिक आइडिया मैंने आपको इसका दिया कि एक ऐसी डिवाइस जिससे चार्जड पार्टिकल्स को आप सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी से मूव करवाते हो। मान लो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है। जनरली हम बेटा चार्जड पार्टिकल जो यहाँ पे लेते हैं वो पॉजिटिवली, क्योंकि वो बाद में देखेंगे हम, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये साइक्लोट्रॉन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो लास्ट में देखेंगे। तो एक ड्रॉबैक तो फिलहाल यही है कि इलेक्ट्रॉन इस साइक्लोट्रॉन से हम एक्सेलरेट नहीं करवाते। इससे जनरली हम वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट करवाएंगे जिनका मास ठीक ठाक हो, हाँ, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स जिनका मास बहुत कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मास है उनका, वो पार्टिकल्स हम साइक्लोट्रॉन से बेटा एक्सेलरेट नहीं करवाते। मान लो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल या कोई पॉजिटिवली चार्जड आयन है, तो उनको हम इस डिवाइस से एक्सेलरेट करवा सकते हैं। एक्सेलरेट समझ आ गया ना? एक्सेलरेट का मतलब है कि हाई वेलोसिटी से मूव करवाना, बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करवाना। ये अल्फा पार्टिकल है, आप चाहते हो कि ये बहुत ही तेज भागे, बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करे, तो ये डिवाइस आपके पास है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये इसको बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करवा सकता है, ठीक है, शाबाश। तो ये बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन कह सकते हो या बेसिक जो जनरल पर्पस इस डिवाइस का है साइक्लोट्रॉन का, वो मैंने बता दिया, नंबर 1। नंबर 2 बेटा इसका जो प्रिंसिपल है, आई विल राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, मतलब फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। मतलब अगर साइक्लोट्रॉन चार्जड पार्टिकल्स को बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करवाता है, इफ द डिवाइस एक्सेलरेट्स a charged particle with sufficiently high velocity, but which concept of physics is used, which concept of physics is involved in the same thing, कौन सा रूल यहां पे यूज होता है। देखो बेटा मैं इसका प्रिंसिपल आपको सिखाता हूं। यहां पे मान लो यहां पे मैं लेता हूं ये जो रीजन है ना, मान लो ये जो रीजन है, यहां पे जो बीच में रीजन है, इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। और आपको तो पता है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर बेटा आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को लाएंगे, लेट अस सपोज दिस अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और इसको आप इस रीजन में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर एक यूनिफॉर्म या अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्जड पार्टिकल को आप रखेंगे तो
उस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और अगर ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, अगर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है। अब अगर ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है तो फोर्स एक्ट करेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में। फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज Q into E, दैट इज Q into E। Q is the charge of charged particle and E is the magnitude of electric field। तो पहला पॉइंट, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर आप किसी चार्जड पार्टिकल को डालेंगे, रखेंगे, तो इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होगा। जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो डेफिनेटली ये एक्सेलरेट करेगा, इट विल मूव एंड इट्स वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो यहां पे बेटा मैं एक और पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अब अगर किसी तरह मान लो ये चार्जड पार्टिकल आपके पास है, आपने इसको इस फील्ड में रखा, इस पे फोर्स एक्सर्ट हो गया और ये पार्टिकल जो है ना मूव हो गया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मान लो 0 है। अब जब ये यहां से यहां तक आ गया, मान लो यहां से यहां तक इसकी स्पीड जो बढ़ गई ना, इंक्रीज होगी। लेट अस सपोज यहां पे इसकी स्पीड अभी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई फ्रॉम 0 to 30 मीटर पर सेकेंड। ये किसने कर ली? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ने इसकी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसकी जो स्पीड है इसको एक्सेलरेट करवाया है। अब अगर ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है, अब बेटा जो ही ये चार्जड पार्टिकल इस रीजन से बाहर आएगा, रीजन से बाहर आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पे फोर्स भी एक्सर्ट नहीं होगा। अब फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेटा, ये मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब तक फोर्स है तब तक इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब अगर फोर्स नहीं है, इसने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेन की है, अब फिर क्या होगा बेटा, ये उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव करेगा, इसकी स्पीड फिर होगी सेम। मतलब फिर से देखो, ये फील्ड यहां से यहां तक फील्ड है, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड दिस रीजन। अब आपने एक चार्जड पार्टिकल लिया, उसको यहां रखा, इसकी स्पीड 0 थी, फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्सर्ट हो गया और ये एक्सेलरेट हो गया। जब ये एक्सेलरेट हुआ, यहां से यहां आ गया, इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई फ्रॉम 0 to 30। अब जब ये इस रीजन से बाहर आएगा, अब बाहर तो फील्ड नहीं है, तो ये मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट विल मूव कंटिन्यूअसली विद द सेम स्पीड 30। अब इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, इट विल मूव विद द सेम स्पीड। यू अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी टिपिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, अब देखो, अब यहां पे ट्विस्ट है। अब अगर मैं किसी तरह इस चार्जड पार्टिकल हो, ये जो चार्जड पार्टिकल है फील्ड के बाहर, ये 30 स्पीड से मूव कर रहा है, अब स्पीड तो इंक्रीज नहीं होगी, क्यों? बिकॉज देयर इज नो फील्ड इन दिस रीजन। अब अगर मैं किसी तरह इस चार्जड पार्टिकल को ऐसे वापस ले आऊं यहां तक, ये जो इसने पाथ फॉलो किया ना, सर्कुलर पाथ, ठीक है, इस पाथ में जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। वो 30 है, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30। मैंने इसको वापस ले आया और यहां पे ये जो बेटा है ना, ये चार्जड पार्टिकल फिर से इसी रीजन में अगर एंटर होगा। अब जब इसने स्टार्ट किया था, इसकी स्पीड तब क्या थी? 0। जब इसने रीजन को छोड़ा, जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर आ गया, इसकी स्पीड 30 थी। अब मैंने किसी तरह इसको यहां से वापस ले आया, मैं इसको यहां से, तो फिर से मैंने इसी रीजन में इसको फेंका, इसी रीजन में इसको एंटर करवाया। तो अब ये किस स्पीड से एंटर करेगा? 30। तो बेटा अगर ये 30 स्पीड से एंटर करेगा, अब ये आ गया ना फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, तो अब इस पे फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा और ये फिर से एक्सेलरेट करेगा। अब फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहां से वापस आने में मैंने किस तरह इसको वापस लाया, दैट इज सेकेंडरी, वो मैं बता दूंगा। पर जब ये वापस आया ना, इसकी स्पीड बढ़ी नहीं, कांस्टेंट रही, ये 30 स्पीड से वापस आया। पर जब ये फिर से इसी रीजन में एंटर होगा, अब इस रीजन में फिर से इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा। जब फिर से फोर्स एक्सर्ट होगा तो फिर से एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब है इसकी स्पीड अब फिर से बढ़ेगी। मान लो इसकी स्पीड बढ़ी, यहां तक जब ये पहुंचा, इसकी स्पीड है 60, ठीक है। अब ये फिर से बाहर आ गया, तो बताओ बेटा जब ये बाहर निकलेगा ना, तो किस स्पीड से बाहर निकलेगा? 60। अब मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से इसको किसी तरह वापस ले आऊंगा।
अब स्पीड तो सेम रहेगी ना, 60 60 60 60 60 60, यहां फिर से इसी रीजन में एंटर करवाऊंगा, तो जो ही ये या जितनी बार ये इस फील्ड में एंटर करता जाएगा उतनी बार इसकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ रहा है? ये रीजन है, पहले ये 0 स्पीड से एंटर हुआ, 30 से बाहर गया, अब ये 30 से एंटर हुआ, 60 से बाहर गया, अब ये मान लो 90 से एंटर हुआ, 120 से बाहर जाएगा। तो फील्ड के बाहर इसकी स्पीड रहती है कांस्टेंट, पर जब ये फील्ड में एंटर होता है तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्सर्ट होता है, तो वो फोर्स क्या करता है, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ाता है। देखो बेटा, तो अब यहां पे अंडरस्टैंड कर लो। तो बेटा यहां से यहां तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बेटा, इस चार्ज्ड पार्टिकल को करवाता है एक्सेलरेट। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैं इस चार्ज्ड पार्टिकल को यहां से लाऊंगा वापस, मतलब इसको सर्कल में मूव करवाऊंगा। अब किस तरह ये सर्कल में मूव करेगा बेटा, सर्कल में मूव करने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड को यूज करूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लासेस में, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर होता है 90 डिग्री पे, तो वो चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे यूज होगा। तो क्या होता है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां तक, यहां से यहां तक है, खाली इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर जो बाकी रीजन है ना बेटा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वेलोसिटी है ना जिस डायरेक्शन में चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी वेक्टर या इस चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। जब फोर्स एक्सर्ट होता है ना बेटा, वो भी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हैं। अब वो फोर्स क्या करेगा, जब फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर होता है, तो वो उस टाइम पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से तो कुछ नहीं करेगा ना, वो खाली डायरेक्शन चेंज करेगा। तो क्या होता है बेटा, वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज्ड पार्टिकल को ऐसे सर्कल में मूव करवाता है और वापस ले आता है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली यहां मैं आपको बेसिकली प्रिंसिपल सिखा रहा हूं साइक्लोट्रॉन का, कि साइक्लोट्रॉन कैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है। तो क्या होता है बेटा, यहां पे दो फील्ड्स यूज हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है साइक्लोट्रॉन में, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स को सर्कल में मूव करवाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है, वो चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड बढ़ाता है। मान लो अगर ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस रीजन में चार्ज्ड पार्टिकल एंटर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ाएगा। जब वो इस रीजन से बाहर जाता है तो बाहर जाते ही उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको सर्कल में मूव करवा के फिर से इसी रीजन में डाल देता है। जब वो फिर से इसी रीजन में एंटर होगा तो फिर से उसकी स्पीड बढ़ेगी। फिर जब वो बाहर निकलेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करके मैग्नेटिक फील्ड उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाएगा और फिर से वापस लाएगा, पर फिर से एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है वो स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रीजन में इस चार्ज्ड पार्टिकल को बार बार एंटर करवाता है। कैसे? बाय मूविंग दिस चार्ज्ड पार्टिकल इन ए सर्कल। समझ आ रहा है? शाबाश। तो लास्ट टाइम फिर से रिपीट करता हूं बेटा, दो फील्ड्स एक्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन में। ऐसा मैकेनिज्म होता है कि इसमें दो फील्ड्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है चार्ज्ड पार्टिकल को बार बार रिपीटेडली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकना, ताकि इसकी स्पीड बार बार बढ़ती जाए। और वो कैसे करता है ये? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी को रहता है परपेंडिकुलर। क्यों? ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। उससे क्या होता है, ये चार्ज्ड पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, फिर से एंटर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है कंटिन्यूअसली। ठीक है? पर एक बात यहां पे बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो ये है कि यो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूज होता है, दिस इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होता है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। मतलब मैंने यहां पे आपको जनरली एक बेसिक डायग्राम बनाई और इस डायग्राम से आपको मैंने एक एग्जांपल बना के आपको बताया कि क्या होता है। पर बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, जो यूज होता है साइक्लोट्रॉन में, जो मैं अभी एक्चुअल फिगर बनाऊंगा कंस्ट्रक्शन में, उसमें मैं यूज करूंगा टर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है विद हाई फ्रीक्वेंसी। अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रहती है 10⁻⁷। इसका मतलब है 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो 10⁻⁷ टाइम्स चेंज होती है। मतलब ये अगर रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, कुछ टाइम के बाद उल्टी हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से ऐसे, फिर टाइम के बाद फिर से ऐसे। ये क्यों होता है? इसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं यूज होता, इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों यूज होता है, ये मैं बेटा आपको कंस्ट्रक्शन में सिखाऊंगा। पर कॉन्सेप्ट और रूल यही है जो मैंने आपको बताया कि ए साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज मेड टू एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिपीटेडली with the help of magnetic field, then the speed of this charged particle will continuously increase and it will gain sufficiently high kinetic energy. This is the principle, और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो आपने पहले सीखा साइक्लोट्रॉन क्या चीज है, और दूसरी चीज आपने सीखी प्रिंसिपल कि ये कैसे काम करता है, कैसे ये चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है। ठीक है, अब देखो बेटा मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपको सिखाऊंगा, और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास डायग्राम होनी चाहिए, और इसमें कौन कौन सा पार्ट, डायग्राम में मैं आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ताकि फिर जो इसकी वर्किंग और थ्योरी है ना वो आराम से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलो मैं इसकी डायग्राम, साइक्लोट्रॉन की जो डायग्राम है ना वो बेटा यहां पे मैं बोर्ड पे बनाता हूं। ओके, तो देखो बेटा ये बोर्ड पे मैंने साइक्लोट्रॉन की डायग्राम बनाई, आराम से देखो इसको। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, कौन सा पार्ट क्या है और किस पार्ट का क्या काम है। देखो बेटा सबसे पहले आप इस साइक्लोट्रॉन में देखेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोट्रॉन पहले डिवाइस किया था ना, सबसे पहले जिन्होंने बनाया था, दो साइंटिस्ट थे, एक तो लॉरेंस था और जिस दूसरे का नाम था बेटा लिविंगस्टन। ठीक है, ये दो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइक्लोट्रॉन को बेटा बनाया। तो ये दो पहले साइंटिस्ट, इन दो साइंटिस्टों ने साइक्लोट्रॉन को पहले बनाया बेटा, सो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। ठीक है, ये पॉइंट मैं भूल गया था पहले बोलना, तो ये पॉइंट जनरली हम पहले लिखते हैं। ये जो साइक्लोट्रॉन है ना बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें बेटा जो है मैंने आपको बताया साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल पढ़ा है, अब कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ, इसके बाद वर्किंग एंड थ्योरी पढ़ाऊंगा। तो ये डायग्राम है इसकी। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले ये दो डीज आपको मिलेंगे, डी शेप्ड, ये डी शेप्ड है ना मेटालिक चैम्बर, D1 और D2, आपको दो डीज मिलेंगे इसमें। ये बेसिकली मेटालिक दो इवैक्यूएटेड चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर समझ रहे हैं ना आप, मतलब अंदर से ये खाली होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। ये एक डी है, ये एक डी है, और दीज डीज आर प्लेस्ड सो दैट देयर डायमीटर्स आर पैरेलल। समझ आ रहा है कुछ? मतलब ये ऐसे मान लो एक डब्बा यहां से, तो इसी तरह दूसरा डब्बा यहां से। ठीक है, ये डी शेप्ड डब्बा है, ये डब्बे होते हैं डब्बे, ये डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर है, इसी तरह यहां से भी डी शेप्ड मेटेलिक चैम्बर है जैसे यहां पे दिखाया गया है। ठीक है, तो अंदर से ये खाली रहते हैं, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल इनके अंदर चला जाता है, और ऐसे सर्कल में मूव करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट्स में दिखाया ना सर्कल में मूव करता है। तो चार्ज्ड पार्टिकल इन्हीं डीज के अंदर में बेटा जाता है, पहले इस डी में चला जाता है, फिर वापस आता है, इस डी में एंटर होता है, फिर इस डी से बाहर आके इस डी में, तो कंटिन्यूअसली वो जो है बेटा सर्कुलर पाथ जो है फॉलो करता है विद इंक्रीजिंग रेडियस। ठीक, शाबाश। सो दीज टू डीज आर मेटेलिक चैम्बर्स and their edges are placed parallel to each other.
नंबर 1। नंबर 2 मेटेलिक होते हैं ये। दूसरा बेटा ये जो डीज है ना, ये बेसिकली सारा फ्रेम जो होता है ना एक चैम्बर में होता है, एक चैम्बर में होता है, एयर टाइट चैम्बर में। और इन डीज में एक ऊपर मैग्नेट लगा रहता है और एक मैग्नेट नीचे से लगा रहता है। दीज आर पोल पीसेस, 2 मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये अगर डीज मान लो ऐसे हैं, अंडरस्टैंड कर लो, दिस इज 1D, दिस इज 1D, ऐसे हैं ये 2 डीज, ठीक है। तो ये इनका प्लेन है, ठीक है बेटा। तो एक मैग्नेट यहां लगा होता है, दूसरा मैग्नेट नीचे लगा होता है। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, याद रखो, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वो आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखो। अगर आपके पास 2 मैग्नेट्स हैं, ये एक मैग्नेट ऊपर है, ये दूसरा मैग्नेट नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। 2 मैग्नेट्स, 2 बार मैग्नेट्स या 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर आपके पास है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो इन मैग्नेट्स का काम है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये डीज होते हैं सर्कुलर। जब 2 डीज आप मिलाएंगे ना, 2 डी आप मिलाएंगे तो ये फुल सर्कल बनता है। देखो जिस तरह यहां पे ये फुल सर्कल बनता है, पर ये 2 डब्बे चैम्बर्स होते हैं मेटल के बने, ठीक है। और ये इनके बीच में एक गैप रहती है, ये एक दूसरे को टच नहीं करते ऐसे, नहीं, देयर इज अ गैप बिटवीन दीज 2 मेटेलिक डीज। जैसे यहां पे दिखाया गया है कि देयर इज अ गैप, ये इस वाले चैम्बर और इस वाले चैम्बर में गैप है बीच में, ठीक है। अब देखो चलो 2 डीज तो आ गए, मेटेलिक चैम्बर बन गया। इसी मेटेलिक चैम्बर में इसी मेटेलिक चैम्बर में सर्कल जो है, चार्जड पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, ठीक है। और ऊपर और नीचे लगा है मैग्नेट। मैग्नेट किसके लिए? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैंने जो ये यहां पे लाइन दिखाई है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरो नीचे की तरफ है ना, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? ये देखो बेटा यहां पे ये जो है ना, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो बेसिकली यही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये जो गैप है ना इन 2 डीज के बीच में, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी गैप में, यही गैप, दिस गैप इज बेसिकली द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेटर लगा हुआ है। इस ऑसिलेटर से क्या होता है, मान लो इन 2 डीज के बीच में, ये 2 डीज मेटल के बने होते हैं ना, तो एक डी नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाता है, एक डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाता है। अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो बीच में होगी ना, फिर बीच में होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। अगर ये वाला डी नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो बीच में जो गैप है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। अब मैंने कहा ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, या जो इन 2 डीज की पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। क्या मतलब पोलैरिटी का? क्या मतलब, मान लो आप अभी अगर ये वाला डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला डी नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो बीच में जो गैप है ना 2 डीज के बीच में, 2 डीज के बीच में, ये एक डी है, ये दूसरा डी है, ठीक है। तो अब अभी अगर ये वाला डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला डी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, इसके लिए हमने यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर रखा है ना, तो यही इसी ऑसिलेटर ने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन 2 डीज के बीच में, अंदर चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में होता है। अंदर क्यों नहीं होगा? ये तो मेटेलिक चैम्बर्स होते हैं ना, तो मेटल के अंदर तो, इनसाइड मेटल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो जो बीच में गैप है, इस गैप में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और उसकी डायरेक्शन ये है। पर मैं यहां पे बता रहा हूं, दिस इज एन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ हर्ट्ज होती है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये वाला डी बन जाएगा पॉजिटिव और ये वाला डी बन जाएगा नेगेटिव। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रिवर्स। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा।
अब फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स होगी। पोलैरिटी का मतलब यही है, अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से रिवर्स, फिर से रिवर्स, फिर से रिवर्स। इसका मतलब है जो बीच में रीजन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं रहती, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। यू अंडरस्टैंड? तभी तो इसको बेटा कहते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। सो दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द रीजन ऑफ these two Ds, it is direction is continuously changing। समझ आ रहा है? शाबाश। अब देखो बेटा, तो ये दो Ds हैं, इवैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर्स, अंदर से खाली होते हैं, अंदर से गैप होती है, उसी गैप में चला जाता है चार्जड पार्टिकल, उसी गैप में वो घूमेगा, और इन दो Ds के बीच में गैप होती है, और ये दो Ds कनेक्टेड होते हैं टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या AC ऑसिलेटर का सिंबल है। ये ऑसिलेटर क्या करता है, इन दो Ds की पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज करता है, एक को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखता है, दूसरे को नेगेटिव, और इससे बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहता है, बना रहता है, पर उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज रहती है, होती रहती है। इसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी है बेटा 10⁻⁷ हर्ट्ज। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा, अगर ये ऐसे Ds हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है। तो यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। ये दो Ds हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा, ये मैंने इनकी कंस्ट्रक्शन आपको बता दी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बता दी, और मैंने आपको यहां पे दिखा दिया कि कौन कौन सा पार्ट है और किस पार्ट का क्या काम है, ठीक है बेटा। अब देखो लास्ट चीज जो हमको देखनी है ना, एक और बात यहां पे याद रखेंगे, ये जो डी होता है ना, इसमें एक स्मॉल सी विंडो रहती है यहां पे, और ये जो बीच में मैंने लिखा है ना P, दिस इज द पॉइंट जहां पे चार्जड पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। मतलब जिस चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है ना आपको, वो आप यहां पे प्रोड्यूस करते हैं, इस बीच में, इस पॉइंट P पे। अगर अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है, प्रोटॉन को करवाना है, न्यूट्रॉन को करवाना है, तो उसको रखना है आपको यहां पॉइंट P पे, ठीक है। तो फिर जब वो फाइनली सर्कल में घूम के हाई वेलोसिटी अचीव करेगा ना, तो फिर लास्ट में उसको बाहर निकाला जाता है इस W इज द विंडो। इस एक D में छोटी सी विंडो होती है, जब चार्जड पार्टिकल सफिशिएंटली हाई वेलोसिटी अटेन करता है, फिर लास्ट में वो इसी विंडो से बाहर आ जाता है। और अगर ये चार्जड पार्टिकल किसी टारगेट के साथ कोलाइड करवाना है, वो टारगेट इसी विंडो के बाहर रहता है। सो दिस इज द टारगेट, जिस टारगेट के साथ फाइनली इस चार्जड पार्टिकल को आपको कोलाइड करवाना है, ठीक है। अब देखो बेटा, लास्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्किंग, इसकी वर्किंग एंड थ्योरी, इसमें जो भी इक्वेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई होगा। देखो क्या होता है बेटा, या ये यहां पे नजर रखो, यहां पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो यहां पे। मैं 1-2 मिनट में ये सारा समझाता हूं कि क्या होता है बेटा। देखो, मान लो लेट अस सपोज जब हमने ऑसिलेटर को ऑन किया, लेट अस सपोज ये जो D2 है, लेट अस सपोज D2 की पोलैरिटी है नेगेटिव और D1 की पोलैरिटी है पॉजिटिव। या जब आपने स्टार्ट किया, लेट अस सपोज D2 की पोलैरिटी है पॉजिटिव और इसकी पोलैरिटी है नेगेटिव। ये तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। अगर पहले ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुछ टाइम के बाद ये नेगेटिव बनेगा, वो पॉजिटिव। अब स्टार्ट तो कहीं से करना है ना, तो लेट अस बिगिन विद initially this D2 is having positive polarity, is at positive potential, and D1 is having negative polarity, D1 is at negative potential. Fine. अब आपने यहां पे पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल को प्रोड्यूस किया। जब आपने प्रोड्यूस किया, अब ये वाला D पॉजिटिव है, ये वाला D नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो बीच में होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना यहां पे, वो ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्जड पार्टिकल पे करेगा फोर्स एक्सर्ट। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहां पे मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूं ऐसे, जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, अगर ये वाला D पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल जब आप प्रोड्यूस करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो ऐसे लगेगा। जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये इंक्रीज, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी, मान लो यहां से यहां तक इसकी स्पीड बढ़ी, फिर ये किस में एंटर हो जाएगा,
फिर ये इस डी के अंदर चला जाएगा। अब जब ये डी के अंदर चला गया, अब डी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब है इस डी के अंदर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। इस डी पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो खाली डीज के बीच में है, यहां पे जो रीजन खाली है। जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, इसने इस चार्जड पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया, एक्सेलरेट करवा के कि ये किस में चला गया, D1 में। अब D1 अंदर से तो खाली है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो इसमें इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, पर मैग्नेटिक फोर्स तो है ना। मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस D में होगा एंड इट इज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स। अब जब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये है इस डायरेक्शन में फील्ड, इस डायरेक्शन में चार्जड पार्टिकल एंटर हो गया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और यहां पे मैं दिखाता हूं बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज V, दिस इज B। तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला बेटा F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। जरा मुझे बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्जड पार्टिकल पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ये बेटा V है, इस तरफ V अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो V क्रॉस B बेटा ऐसे आएगा। तो V क्रॉस B क्या करेगा बेटा? वो इस चार्जड पार्टिकल को सर्कल में करवाएगा मूव। समझ आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्जड पार्टिकल ऐसे एंटर हो गया, तो चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर हुआ ना, पर किस एंगल पे एंटर हुआ? 90 डिग्री पे। और आपने पढ़ा है जब 90 डिग्री पे एंटर होता है तो जो चार्जड पार्टिकल है ना वो सर्कल में मूव करता है। ठीक है बेटा? तो ये जो चार्जड पार्टिकल जब एंटर हुआ ये सर्कल में मूव करेगा, ये ऐसे इस सर्कल में मूव करेगा। जब ये सेमी सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा, पूरा सर्कल नहीं, इस डी में मान लो ये ऐसे आ गया, ऐसे वापस आएगा। जब ये यहां पहुंचेगा, मान लो इसने आधा सर्कल, सेमी सर्कल कवर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जब ये इस गैप में फिर से एंटर होने वाला है, मान लो जितना टाइम इसको लगेगा ना यहां से यहां आने में, उतने टाइम में ही इन दो डीज की पोलैरिटी हो जाती है रिवर्स। समझ आ रहा है? जितने टाइम में ये चार्जड पार्टिकल इस डी में सर्कल में मूव करता है, सेमी सर्कुलर पाथ एक कवर करता है, उतने ही टाइम में इन दो डीज की पोलैरिटी हो जाती है रिवर्स, बदल जाती है। ये डी बनेगा नेगेटिवली चार्जड और ये डी बनेगा पॉजिटिवली। इससे क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रिवर्स। अब जब चार्जड पार्टिकल यहां आया, जो ही ये गैप में चला जाएगा विद सर्टेन स्पीड, पहले तो स्पीड नहीं थी पर अब तो स्पीड है, जो ही ये इसमें आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फिर से फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो ये इस डी में चला जाएगा। जब इस डी में चला जाएगा, अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बेटा? वो इसको फिर से सेमी सर्कल में मूव करवाएगा। अब जब ये सेमी सर्कल में मूव करवाएगा, जितना टाइम इसको इस सेमी सर्कल में मूव करने में लगेगा, उतने ही टाइम में इन दो डीज की पोलैरिटी फिर से रिवर्स होगी। ये बनेगा बेटा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। अंदर क्या होगा? गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो जो ही ये गैप में फिर से आएगा इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ये इस गैप में बार बार मूव करेगा, एंटर करेगा और विद इंक्रीजिंग स्पीड। पहले जब ये गैप में था, फील्ड ने इसको धक्का दिया, किस में पुश किया? D1 में। D1 में इसको मैग्नेटिक फील्ड ने सर्कल में मूव करवा के वापस लाया। जब ये इस गैप में वापस एंटर हुआ, तब तक इन दो डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी थी। जब ये गैप में वापस आया, पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। उसने इस चार्जड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट किया और इसकी स्पीड बढ़ गई। जब बढ़ गई, ये इस डी में चला गया। इस डी में चले जाने के बाद इस पे फिर से एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो गया, उसने इसको फिर से सर्कल में मूव करवाया। अब जब तक ये वापस आता, तब तक फिर से पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये गैप में जब गैप में एंटर हो जाता है, उतने टाइम में पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो गैप में एंटर होने तक फील्ड भी रिवर्स हो गया था, तो उसने उसके फिर से स्पीड बढ़ा दी। तो देखो क्या, ये गैप है ना, तो ये पहले इस स्पीड से गया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको वापस लाया यहां तक, तब तक फील्ड की रिवर्स पोलैरिटी हो चुकी थी, ये तेज वापस आया। अब इस डी में चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको वापस सेमी सर्कुलर पाथ में लाया, तब तक डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई थी, ये फिर से तेज हो गया।
तो जितना जितना ये इस गैप को पार करता जाएगा, एंटर करता जाएगा, उतनी उतनी इसकी जो स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी। और इस गैप में इसको बार बार एंटर कौन करवाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो फाइनली अगर आप इसका पाथ देखेंगे ना, ये ऐसे पहले छोटा सर्कल, फिर ये हाई स्पीड से एंटर करता है, तो जितनी इसकी स्पीड होगी उतना ये बड़ा सर्कल कवर करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, देखो मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। आपने क्या पढ़ा बेटा? आपने ये पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल एंटर करता है 90 डिग्री, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। ये चीज तो याद है बेटा। तो फिर आपने देखा ये V और ये V कैंसिल होगा, सो Q इंटू B विल बी इक्वल टू mv/r। जरा मुझे स्पीड की फॉर्मूला बताओ। V विल बी इक्वल टू QBr/m। वो समझ आ रहा है? या यहां पे आप देखेंगे बेटा, जो स्पीड है ना, स्पीड और रेडियस दे हैव द डायरेक्ट रिलेशन। या अगर रेडियस की फॉर्मूला आप निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगी? mv/qb। तो यहां से आप देखेंगे दिस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। r और v के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है जितनी इस चार्जड पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, उतना इसकी जो रेडियस है ना वो ज्यादा होगी। मतलब देखो इसकी जो सर्कुलर रेडियस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज क्यों होती जाती है? क्योंकि इसकी स्पीड भी बढ़ती है ना थोड़ी थोड़ी। जितना ये गैप को बार बार पार करता है, एंटर करता है, उतनी उसकी स्पीड बढ़ती है। पहले अगर इसने ये छोटा सेमी सर्कल पार किया, दूसरे फेज में ये इससे बड़ा पार करेगा, तीसरे फेज में इससे बड़ा सेमी सर्कल, उसके बाद उससे बड़ा सेमी सर्कल। इसकी रेडियस सेमी सर्कल क्या, या सर्कुलर मोशन का जो सर्कुलर पाथ की रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों होती जाती है? क्योंकि जितनी बार ये इस गैप को पार करता जाएगा, उतनी बार इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? तो बेटा ये वही फॉर्मूला है जो हमने वहां पे पढ़ी है। और देखो अगर आप यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे, जरा सेमी सर्कुलर पाथ में इसको कितना टाइम लगेगा? आपको तो पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सेमी सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है ना, वो किसके बराबर होती है? दैट इज पाई इंटू आर। टोटल सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, ये पाथ सर्कुलर पाथ होता है ना बेटा 2πr, तो आधा पाथ हो गया ना πr। तो टाइम किसके बराबर? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी? πr। मैं एक d की बात कर रहा हूं, एक सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं। डिवाइड वेलोसिटी की फॉर्मूला ये आपने निकाली है, दैट इज QBr डिवाइडेड बाय m। ये r ये r कैंसिल हो गया, तो ये t की फॉर्मूला क्या आएगी बेटा? पाई m, ये m ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय QB। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, इससे पहले भी। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड जो है ना, यहाँ पे मास है चार्जड पार्टिकल का, ये तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्यू इज चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये भी फिक्स्ड क्वांटिटी है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है ना, दैट इज इट इज ए कांस्टेंट थिंग। यहाँ पे टाइम पीरियड चाहे ये चार्जड पार्टिकल छोटे सर्कल में मूव करे या बड़े सर्कल में मूव करे, इसे पहले भी सीखा है। इसका जो टाइम पीरियड है ना वो सेम है। मतलब जितना टाइम इसको छोटे सर्कल में मूव करने में लगता है, उतना ही टाइम इसको बड़े सर्कल में मूव करने में लगता है। इसमें लॉजिक बिहाइंड क्या है इसका? वो यही है कि छोटे सर्कल में ये छोटे स्पीड से कम स्पीड से मूव करता है, अब जब ये बड़ी सर्कल में मूव करता है तब जाके इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों सर्कल्स को मूव करने में इसमें सेम टाइम लगता है। ठीक है, अब जितना टाइम मान लो इसको इतना टाइम लगा इसको ये सेमी सर्कल पार करने में, इतने ही टाइम में इन दो डीज के बीच में पोलैरिटी हो जाती है रिवर्स। अब जब पोलैरिटी रिवर्स हो गई, इसने ये वाला सेमी सर्कल पार किया, फिर इतने ही टाइम में फिर से रिवर्स हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसको बार बार सर्कल में मूव करवा के इसी गैप के थ्रू एंटर करवाता है। जब ये गैप में एंटर करता है तो गैप में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसकी स्पीड इंक्रीज करवाता रहता है। और जब ये फाइनली बहुत ही हाई वेलोसिटी अटेन करता है तो इसका सर्कुलर पाथ भी बहुत बड़ा बन जाता है। तब हम यहाँ पे ये जो विंडो है ना, इसको ओपन करवाते हैं। इसका मैकेनिज्म होता है, विंडो जब ओपन होती है डिफ्लेक्टर लगा होता है, तो वो डिफ्लेक्टर इस चार्जड पार्टिकल को बाहर फेंकता है। तो इस विंडो से ये बाहर आ गया। अगर किसी टारगेट के साथ कोलाइड करवाना है तो वो टारगेट इसके सामने रखते हैं, तो ये इसके साथ कोलाइड करता है। ठीक है, तो फिर वो हमारा काम नहीं है, वो फिलहाल यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है कि किस टारगेट के साथ क्या करेगा, फिर क्या होगा। नहीं, हमारा काम यही था खाली कि हमको चार्जड पार्टिकल को खाली एक्सेलरेट करवाना था, इसकी स्पीड इंक्रीज करवानी थी टू सफिशिएंट हाई काइनेटिक एनर्जी, इसको एक्सेलरेट करवाना था, और वो हमने बेटा किया।
सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड दिस इज द वर्किंग, दिस इज द थ्योरी बिहाइंड साइक्लोट्रॉन। समझ आ रहा है? तो बेटा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपने समझा क्यों पोलैरिटी चेंज होती रहती है और क्यों बीच में गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, गैप के अंदर इन चैम्बर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में मूव करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाता है। यू अंडरस्टैंड? सो बेटा दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज इट्स वर्किंग एंड थ्योरी। अब देखो बेटा, अब एक और पॉइंट यहां पे, अब बेटा आपसे कभी पूछा जाता है कि हमें चार्जड पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी की फॉर्मूला निकाल के दो, तो मैं लिखूंगा यहां पे मैक्सिमम एनर्जी, पर कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जड पार्टिकल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जड पार्टिकल मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी ये एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला देखो बेटा क्या है। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए, तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी तभी होगी ना जब मैक्सिमम स्पीड होगी, और मैक्सिमम स्पीड तभी होगी जब ये सबसे बड़े सर्कल में मूव करता है। ठीक है बेटा, तो लेट अस सपोज लेट आर नॉट बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द सर्कल, जो लास्ट सबसे बड़ा वाला सर्कल है ना, लास्ट पे जो सर्कल में मूव करता है, तो उस सर्कल की जो रेडियस है ना, लेट अस सपोज दैट इज आर नॉट, एंड लेट वी नॉट बी द मैक्सिमम स्पीड। लास्ट सर्कल में इसकी जो स्पीड होगी ना जब ये बाहर आएगा, तो उस वाले केस में तो ये याद रखना बेटा, सर्कल में जब मूव करता है ना डी में, इसकी स्पीड सेम रहती है, स्पीड खाली गैप में इंक्रीज हो रहती है। जब ये इस चैम्बर में एंटर होता है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, जब ये गैप में चला जाता है उसी टाइम पे इसकी स्पीड बढ़ती है, फिर जितनी स्पीड बढ़ेगी उसी स्पीड के साथ ये फिर से वापस आएगा, यहां पे आएगा फिर इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है? तो लेट अस सपोज लास्ट में जो इसका सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, लेट अस सपोज R नॉट इज द मैक्सिमम रेडियस एंड लेट अस सपोज V नॉट इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला चाहिए तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर लो बेटा, क्यू V नॉट B will be equal to mv naught square divided by r. This is magnetic force and this is centripetal force. और आपको पता है सर्कल में मूव करने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है वो तो मैग्नेटिक फोर्स ही होता है ना, तो ये वही फॉर्मूला है। अब मैंने खाली यहाँ v के बदले v नॉट लिखा बिकॉज v नॉट इज द मैक्सिमम स्पीड, और r के बदले मैं लिखूंगा r नॉट। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये v नॉट और ये एक v नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ v नॉट की क्या फॉर्मूला आएगी, देयरफॉर v नॉट विल बी इक्वल टू क्यू बी आर नॉट, क्यू बी आर नॉट डिवाइडेड बाई एम। ठीक है बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, के मैक्सिमम, ठीक है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट चाहिए, फिर उसी इंस्टेंट पे आपको स्पीड लेनी है, उसी इंस्टेंट पे आपको रेडियस लेनी है। तो मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी, इसलिए मैंने लिखा कि मैक्सिमम, मैंने स्पीड का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट किया v नॉट। तो देखो बेटा 1/2 एम, एम इज द मास ऑफ चार्जड पार्टिकल, v नॉट का वैल्यू मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज क्यू बी आर नॉट डिवाइडेड बाई एम, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बेटा 1/2 एम स्क्वायर के साथ एक एम कैंसिल होएगा तो एक एम बचेगा नीचे, इन तीनों का स्क्वायर आएगा, दैट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट दिस चार्जड पार्टिकल विल एक्वायर। ठीक है, तो ये बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बाकी फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे टाइम पीरियड होता है, तो मैंने वो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस में बेटा सिखाई है। आप इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके वो सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, अब खाली एक चीज यहां पे याद रखनी है, मैंने कहा था आपको कि साइक्लोट्रॉन से हम जनरली बेटा पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को जिनका मास ठीक ठाक हो। देखो क्या होगा बेसिकली, देखो ये लिमिटेशन में आता है बेसिकली। देखो बेटा क्या होता है, आपको तो पता है कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, जो मास किसी भी बॉडी का होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एम नॉट, एम नॉट इज द रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हाँ, मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होता है ना, मास इज ए बेसिकली रिलेटिव टर्म, मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। किसी बॉडी का कितना मास है ये बेसिकली डिसाइड या डिपेंड करता है कि इस बॉडी की स्पीड कितनी है। सो एक्चुअली मास चेंजेस विद द स्पीड, दिस इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, और ये इक्वेशन है एम नॉट इज द रेस्ट मास। जब एक बॉडी रेस्ट में होती है तब जाके उसका मास कितना होता है, उसको हम रेस्ट मास कहते हैं, दैट इज एम नॉट।
c स्क्वायर, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेरिएबल एक तो m है, एक तो v है। तो इस इक्वेशन से हमको पता चलता है दैट मास इज रिलेटेड टू स्पीड। किस बॉडी का कितना मास होगा वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन क्लियरली सी, अगर एक बॉडी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जितनी ये टर्म ज्यादा होगी 1 माइनस दिस टर्म, तो डिनोमिनेटर ओवरऑल कम होगा। अब जितना डिनोमिनेटर कम होगा ये वाली चीज बढ़ेगी। सो इसका मतलब है कुल मिला के, यहां पे आप गलती मत करना दैट m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। नो, v बढ़ेगा 1 माइनस v उतना कम होगा। v बढ़ने से डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब है इफ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए गिवन पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो मास है ना बेटा वो बढ़ता है। तो हर एक पार्टिकल का मास सेम नहीं रहता। तो यही कह रहा हूं मैं कि मास इज ए रिलेटिव टर्म। किसी भी पार्टिकल का मास उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मास होगा। सो मास इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब आपने अभी पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है आपने देखी होगी। टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला अब मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बेटा आपको सिखाई थी। बताओ मुझे क्या है टाइम पीरियड की फॉर्मूला या फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला, दैट इज बी क्यू डिवाइड बाई 2πm, हाँ, या 2πm डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला मैंने बहुत बार डिराइव किया, आपको प्रीवियस क्लासेस देखिए। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके अब देखो, अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मास इंक्रीज होगा। अब अगर यहां देखो मास इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अब अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, अब यहां तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है ना, मतलब इन दो डीज के बीच में जो पोलैरिटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद होती है चेंज। लेट अस सपोज मान लो 1 सेकंड के बाद चेंज होती रहती है, मतलब 1 सेकंड तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर 1 सेकंड के बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर 1 सेकंड के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और कंटिन्यूअसली। अब इसी 1 सेकंड में इस चार्जड पार्टिकल को यहां से यहां आना है, फिर उसी 1 सेकंड में यहां से यहां आना है। अब आपने पढ़ा है टाइम पीरियड, चाहे चार्जड पार्टिकल बड़े सर्कल में घूमे या छोटे सर्कल में, टाइम पीरियड तो डिसाइड नहीं करता ना बड़ा सर्कल या छोटा सर्कल, दोनों सर्कल्स के टाइम सेम लगता है। तो अभी तक क्या था, टाइम पीरियड फिक्स्ड था, पोलैरिटी भी उसी टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होती रहती थी। पर अब अगर मास बढ़ गया, इस मास बढ़ने से यहां पे टाइम पीरियड चेंज होगा। टाइम पीरियड अगर चार्जड पार्टिकल का टाइम चेंज हो गया, टाइम पीरियड मान लो उसको 1 सेकंड में वापस आना था, वो 1 सेकंड के बदले 1.5 सेकंड में वापस आ गया, तब तक तो पोलैरिटी चेंज हुई होगी ना पहले, तो इससे तो ये सारा सिस्टम डिसरप्ट होगा। समझ आ रहा है? आप फिर से अंडरस्टैंड कर लो। देखो बेटा क्या होता है, अगर साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है कि इसमें हम चार्जड पार्टिकल्स को ज्यादा स्पीड से एक्सेलरेट नहीं करवा सकते, मतलब अप टू सर्टेन स्पीड हम इसको एक्सेलरेट करवा सकते हैं, ज्यादा नहीं। क्यों? अगर स्पीड ज्यादा हो गई कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर आपकी स्पीड इन रेंज बहुत नजदीक आ गई टू द स्पीड ऑफ लाइट, उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, इससे इस चार्जड पार्टिकल का मास भी बढ़ेगा। अब जब चार्जड पार्टिकल का मास बढ़ा, उससे टाइम पीरियड इसका चेंज होगा, मतलब जो वो अभी तक सेमी सर्कल आधे सेकंड में क्रॉस करता था ना, अब वो इसको 1 सेकंड में क्रॉस करेगा। अब जब वो अब इसको 1 सेकंड में क्रॉस करेगा, यहां से तो फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर की थी ना वो तो फिक्स्ड थी, वो वही होती है, इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो चार्जड पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी रहती है। मतलब जितने टाइम में चार्जड पार्टिकल सेमी सर्कल पार करता है उतने टाइम में ही पोलैरिटी चेंज होती है। इसको पहले ही सेट किया होता है। इसको भी आधे आधे सेकंड के बाद चेंज होना है। आधे सेकंड में चार्जड पार्टिकल को यहां से यहां आना है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर वहां से यहां। तभी तो गैप में, जब वो गैप में आएगा ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करवाएगा। अब मान लो यहां से मास बढ़ा, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ेगी ज्यादा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ा। अब जब टाइम पीरियड बढ़ा, इसको आना था ना आधे सेकंड में वापस, ये आ गया 1 सेकंड में, तब तक तो पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी होगी उसको, वो तो आधे सेकंड के बाद ही रिवर्स हुई ना। मान लो पोलैरिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रहना था इस डायरेक्शन में, पर वो लेट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक फिर से चेंज होकर उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, तो वो तो उसको एक्सेलरेट करने के बदले बेटा डिसेलरेट करेगा ना।
समझ आ रहा है? तो ये लिमिटेशन है, स्पीड ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट, मास बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, सिंक्रोनाइजेशन डिसरप्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आधे सेकंड में आना था 1 सेकंड में हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए वो ये रह गई, तो वहां से बेटा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉन में भी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करवाते हम इससे एक्सेलरेट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत स्मॉल होता है ना, तो जिसका मास जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सबसे बड़ा फर्क है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाएंगे उसकी वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मास बढ़ेगा, टाइम पीरियड डिसरप्ट होगा, सिंक्रोनाइजेशन चेंज होगी, एक्सेलरेट करने के बजाय डिसएलरेट होगा, आधे सेकंड के बदले वो पौने सेकंड में आएगा, तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ये मेंटेन रहना चाहिए। जितने टाइम में ये सेमी सर्कल पार करेगा उतने ही टाइम में बेटा पोलैरिटी रिवर्स होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। तो यहां तक हमारा ये जो टॉपिक है ना कि द पाथ और मोशन ऑफ ए चार्जड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड और इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा ऑलमोस्ट बेटा कंप्लीट होता है। तो अगले क्लास में हम बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ इस साइक्लोट्रॉन में आप देखेंगे, इसके यूजेस जो भी है ना वो आप खुद बेटा पढ़ पाएंगे, उनको आप खुद से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व हुई थी तो वो मैंने आपको सारी बता दी, इसमें जो कॉन्सेप्ट था, जो भी इक्वेशन थी वो मैंने सारी बता दी। और इस पे मैं प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें इक्वेशंस बहुत सिंपल हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, यू कैन जनरली यूज देम। हम आगे जाके कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बेटा जो है इसकी जनरल एक्सरसाइज करवाऊंगा, या एट द एंड हम इस पूरे चैप्टर पे एक जनरल एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ इस पे आप खुद एक एक्सरसाइज किया करिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बेटा करवाऊंगा। या जनरली मैं आपको एक्सरसाइज तो बेटा वैसे भी करवाता हूँ ना, वाइज ग्रुप जो हमारा है उस पे एक्सरसाइज करवाता हूँ। यहाँ पे मैं खाली कॉन्सेप्ट और बेसिक एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी जो यूजेस है साइक्लोट्रॉन की वो आप खुद देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।